हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन। ठीक है, तो करें स्टार्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सबसे पहले इसका मतलब समझेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। सब्स्टिट्यूशन मीन्स रिप्लेसमेंट। और इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मीन्स रिप्लेसमेंट बाय इलेक्ट्रोफाइल। ई पॉजिटिव क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो रिप्लेसमेंट बाय इलेक्ट्रोफाइल को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हमें आज क्या स्टडी करना है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन। बेंजीन स्टडी करना है। तो अब बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों होती है, पहले ये स्टडी करते हैं। देखो, बेंजीन, ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब आपको पता है कि ये जो डबली बॉन्डेड होते हैं क्या होते हैं? लूजली बाउंड होते हैं। ये जो डबल बॉन्ड्स होते हैं ये क्या है? बिल्कुल लूजली बाउंड है ना। लूजली बाउंड है, इधर से लेकर के यहाँ पे ऐसे ये डीलोकलाइजेशन करते रहते हैं, इनकी डीलोकलाइजेशन चलती रहती है। तो लूजली बाउंड होने की वजह से जब इनके पास एक इलेक्ट्रोफाइल आता है ना, तो ये जो डबल बॉन्ड होते हैं ये डायरेक्ट इसे अटैक करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज लूजली बाउंड है। ठीक है, और आपको पता भी है कि जो डबल बॉन्ड्स जैसे एल्कीन्स होता है, हमने स्टडी किया था ना, एल्कीन्स है, एल्काइंस है, या फिर जो बेंजीन होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है या न्यूक्लियोफाइल होता है? कैसे एक्ट करते हैं वो? ठीक है, वो एक क्या करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रोवाइड करते हैं। और जहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल को, तो वो क्या करेगा? वहाँ पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पर इट हैज़ इनफ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और हमें ये भी पता है कि बेंजीन के जो ये डबल बॉन्ड्स होते हैं बिल्कुल लूजली बाउंड होते हैं, डीलोकलाइज करते हैं। देयरफॉर क्या करेंगे? डीलोकलाइजेशन होने की वजह से, लूजली बाउंड डबल बॉन्ड होने की वजह से इसके ऊपर अटैक करेंगे, एंड हेंस बेंजीन क्या शो करता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है। ठीक है, वैसे अगर इन जनरल केस में बात की जाए तो जितने भी डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं ना, वो एडिशन रिएक्शन देते हैं। मतलब कि सपोज अगर मैं यहाँ पे कोई एल्कीन लूँगी ना, तो एल्कीन से अगर हम पूछेंगे तो जो डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादातर एडिशन रिएक्शन देना प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे कि जो बेंजीन है, बेंजीन में भी तो डबल बॉन्ड है, बेंजीन में भी तो डबल बॉन्ड होते हैं, तो ये भी, इसको भी एडिशन रिएक्शन देनी चाहिए। तो बेंजीन एडिशन रिएक्शन तो देता है, पर अंडर कंडीशंस, कुछ ऐसी कंडीशंस होती है तभी बेंजीन जो होता है वो एडिशन रिएक्शन देता है। अदरवाइज जो बेंजीन होता है वो ज़्यादा प्रेफर करता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही हो। ठीक है, मतलब बेंजीन इज मोर कंफर्टेबल इन डूइंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप बेंजीन के अंदर एडिशन करवाओगे ना किसी चीज़ का, मतलब बेंजीन के अंदर आप एडिशन करवाओगे, एडिशन रिएक्शन दोगे। अभी हमने स्टडी नहीं किया एडिशन रिएक्शन, इस वजह से मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, बिकॉज हमने अभी एडिशन रिएक्शन स्टडी नहीं किया है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लो बस कि जो बेंजीन होता है, अगर बेंजीन के अंदर आप एडिशन रिएक्शन करवाओगे तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाएगी। अभी तो बेंजीन क्या है? एरोमेटिक है, पर जैसे ये एडिशन रिएक्शन अंडरगो करेगा ना, तो ये एरोमेटिक नहीं रहेगा, एरोमेटिसिटी इसकी ब्रेक हो जाएगी। और आपको पता है कि एरोमेटिक स्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, सबसे हाईएस्ट स्टेबिलिटी किसकी होती है? एरोमेटिक स्ट्रक्चर की होती है। ठीक है, तो बेंजीन क्यों चाहेगा कि उसकी एरोमेटिसिटी ब्रेक हो? दैट्स वाई बेंजीन जो होता है वो एडिशन रिएक्शन नहीं अंडरगो करता, और क्या अंडरगो करता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो करता है। अच्छा, ऐसे नहीं कह सकते हम कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन देगा ही नहीं, अंडर सम कंडीशन बेंजीन एडिशन रिएक्शन भी देता है। ठीक है, चलो आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो सबसे पहले उसी के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखो, आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे अबाउट हेलोजिनेशन। वी विल टॉक अबाउट द हेलोजिनेशन। ठीक है, हेलोजिनेशन के अंदर हम किससे करवाएंगे? क्लोरीन से, ब्रोमीन को ऐड, ब्रोमीन से, आयोडीन से, एंड देन फ्लोरीन से। ये सारे हेलोजेंस होते हैं, तो हम हेलोजिनेशन स्टडी करेंगे। उसके बाद हम स्टडी करेंगे सल्फोनेशन, एंड उसके बाद हम स्टडी करेंगे नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन। तो आज की क्लास के अंदर हम ये तीन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन एंड नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो करें स्टार्ट? ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में तीन मेजर स्टेप्स होते हैं। वो कौन से स्टेप्स होते हैं? सबसे पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना पड़ता है। सेकेंड स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। उसके बाद कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। एंड जो थर्ड स्टेप होता है
वो होता है रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव फ्रॉम कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ये 3 स्टेप होते हैं किसके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट एंड थर्ड वन इज द रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव फ्रॉम कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। नोट कर लिया? ओके तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। सबसे पहले क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन स्टडी करते हैं। देखो क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन मतलब कि क्या, बेंजीन आपने यहाँ पे लिया, बेंजीन के अंदर आपने क्या ऐड किया, क्लोरीन ऐड किया। अब सिंपल आप ऐसे क्लोरीन ऐड इलेक्ट्रोफिलिक ऐसे नहीं होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। उसके लिए आपको एनहाइड्रस AlCl3 लेना पड़ेगा, एनहाइड्रस AlCl3 लेना पड़ेगा एज अ कैटलिस्ट। टेम्परेचर आपको रखना पड़ेगा इस रिएक्शन का लो, अप्रोक्सीमेटली 31 से लेकर के 320 केल्विन का टेम्परेचर रखना पड़ेगा, और डार्क में होगी ये रिएक्शन, सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं होती, डार्क में होती है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस होती हैं, उसके बाद ही क्लोरीनेशन होता है किसका, बेंजीन का। और जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड साथ में रिलीज होता है HCl। क्लियर? ओके अब यहाँ पे हुआ कैसे ये, अगर आप इन शॉर्ट समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो, सब्स्टिट्यूशन हुआ है हाइड्रोजन का। देखो यहाँ पे क्या, ये हाइड्रोजन लगी हुई है ना यहाँ पे, तो सपोज ये वाली हाइड्रोजन है, इसका सब्स्टिट्यूशन हुआ है। देखो क्लोरीन कैसे था, क्लोरीन ऐसे था ना, क्लोरीन ऐसे है, तो क्या किया क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे खुद आकर के अटैच हो गया तो क्लोरोबेंजीन बन गया, और एक क्लोरीन ये रहा और हाइड्रोजन जो है कंबाइन करके और क्या बना लिया, HCl बना लिया। समझ में आया आपको? देखो मैं बताती हूँ, ऐसे था ना बेंजीन, ये बेंजीन है, ये यहाँ पे क्या है, H है, कार्बन देखो ये कार्बन है ना, 1 2 3, यहाँ पे इसे 4, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, चारों बॉन्ड्स कंप्लीट है, ठीक है। अब क्लोरीन कैसे है, क्लोरीन ऐसे है, मैं इस क्लोरीन को ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल आता है और वो कैसे अटैक करता है, इसमें अटैक करता है। तो जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन ने सपोज हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर लिया और यहाँ पर क्लोरीन लग गया। अब एक यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ था तो H और Cl ने क्या बना दिया, HCl बना दिया। ये तो इसकी शॉर्ट कहानी है, आप ऐसे लर्न रख सकते हो, ठीक है। पर इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम, इसका आखिर में मैकेनिज्म मतलब कैसे ये रिएक्शन होती है। तो स्टार्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमने लिखा था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या था, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करवाना पड़ेगा। ओके इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, अब आप सोचोगे यहाँ पे तो आपको कोई इलेक्ट्रोफाइल दिख नहीं रहा होगा, बेंजीन तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्लोरीन भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक है। AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल है। तो आप सोचोगे हमने तो स्टडी किया था AlCl3 क्या है, एक लुईस एसिड होता है, और हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन में कि AlCl3 लुईस एसिड होता है तो कैसे एक्ट करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। पर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे आपने एनहाइड्रस AlCl3 लिया है जो कि क्या कैसे एक्ट कर रहा है, एक्ट एज द कैटलिस्ट। आपने कैटलिस्ट की फॉर्म में डाला है ये, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए हमें इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हमें जनरेट करवाना पड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। क्योंकि कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ वो रिएक्शन के रेट को वो करता है, कैटेगराइज करता है, ठीक है। मतलब जो रिएक्शन का जो रेट है वो फास्ट होगा या रेट स्लो होगा, उसको तो एक कैटलिस्ट जो है ऑल्टर कर सकता है, अदरवाइज कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। देयरफॉर AlCl3 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। ओके जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल तो जनरेट करवाना पड़ेगा, कैसे करवाएंगे, AlCl3 और क्लोरीन की हेल्प से करवाएंगे। तो सपोज आपने यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 लिया और यहाँ पे क्या लिया, क्लोरीन। अब कैसे जनरेट होगा इलेक्ट्रोफाइल, देखो ये क्या करेगा, क्लोरीन कैसे है, Cl ऐसे है क्लोरीन। अब आपको पता है ये जो होता है AlCl3 वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। कैसे स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये क्या करेगी, इसको दिख रहा है यहाँ पे क्लोरीन, और क्लोरीन के पास क्या है, यहाँ पे देखो क्लोरीन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, ठीक है। तो इसको दिखेगा यहाँ पे क्लोरीन है तो डायरेक्ट इसके ऊपर अटैक करेगा और क्या बना लेगा, AlCl4 नेगेटिव एंड Cl पॉजिटिव, ये बन जाता है, ठीक है। क्योंकि क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके चला गया वो। अब यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले, तो यहाँ से सपोज क्लोरीन रिमूव होगा तो उसके पास तो Cl पॉजिटिव ही है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास चले गए, इसलिए दैट्स वाई ये क्या होगा, AlCl4 नेगेटिव एंड Cl पॉजिटिव बन जाता है। ये Cl है, दिस इज Cl, ठीक है। ओके सेकेंड स्टेप क्या होता है इसके अंदर, अच्छा अब ये जो Cl पॉजिटिव होता है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज
क्लोरोनियम आयन, इसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोनियम आयन कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले क्या, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेगा क्योंकि कैटलिस्ट है, देयरफॉर इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करवाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करवा चुके हैं, अब ये क्या है, ये एक्ट कर रहा है एज अ इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड रिएक्शन स्टडी करें, ठीक है। तो ओके, अब आपके पास देखो क्या है प्रोडक्ट में, एक तो आपके पास AlCl4 नेगेटिव है और Cl पॉजिटिव है। अब यही दोनों रिएक्शन करें, कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप लिखते हैं, मैं पूरा ही रब कर देती हूँ। देखो जो सेकेंड स्टेप होता है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, इसको बनाना है हमने, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास है क्या, हमारे पास एक तो Cl पॉजिटिव है और एक AlCl4 नेगेटिव है। अब इनसे हमने बाकी के स्टेप्स लिखने हैं। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट देखते हैं। अब क्या होगा, जो बेंजीन है ना, बेंजीन, अब इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, डेट इज Cl पॉजिटिव अटैक करेगा। अब ये यूज हो गया तो इसको इसलिए हटा दो, ठीक है। अब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, कैसे आपको पता है, अभी मैंने बताया था कि बेंजीन रिंग क्या होते हैं, ये लूजली बाउंड होते हैं, देयरफॉर ये इसके ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। और कैसा बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाता है। देखो यहाँ पे इसने अटैक किया तो ये कैसा बन गया, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे क्या आ जाता है, Cl आ जाता है, ठीक है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं, देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। दिस इज नोन एज सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे एक जो कार्बन है ना वो sp3 होता है। ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। यहाँ पर कोई sp3 नहीं होता, सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। सबने डबल बॉन्ड बना रखा है ना कार्बन ने, देयरफॉर सब sp2 है। पर यहाँ तो देखो बेंजीन क्या है, एरोमेटिक है, पर यहाँ पर जो ये कंपाउंड बना है ये एरोमेटिक नहीं है, इसकी एरोमेटिसिटी ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। ब्रेक होने की वजह से ये क्या है, अब एरोमेटिक तो रहा नहीं है, ठीक है। तो इसका जो एक कार्बन है वो क्या है, sp3 है, दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये क्या होता है, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, रिएक्शन के अंदर बनता है। क्योंकि देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो वैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज सिग्मा पाई, रेजोनेंस तो है, कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, पर यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, पाई सिग्मा, अब यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ना इसकी कॉन्जुगेशन ब्रेक हो चुकी है, पूरे स्ट्रक्चर में कॉन्जुगेशन नहीं है, इस वजह से ये एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक नहीं है तो दैट्स वाई ये क्या है, एक जो इसका कार्बन है वो sp3 है, दैट्स वाई ये क्या है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। अब होता क्या है, इसके अंदर हम जो है रेजोनेंस शो कर सकते हैं। कैसे शो करोगे, देखो ये जो इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो सकता है, तो कैसा होएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे दिखाओ इसको, ठीक है। अब ये देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो गया, ऐसे आ जाएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी तो ऐसे मूव कर सकता है, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए ऐसे हो सकता है, तो ये कैसे बन जाएगा, ऐसे। यहाँ पे एक बॉन्ड है ही, ठीक है, यहाँ पे Cl है, ओके, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है, ओके, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब अगर आपने पहले, आपको थोड़ा मतलब ऑर्गेनिक का अगर कुछ है, आपने पहले वीडियोस देखी हुई हैं, कुछ नॉलेज है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो हम इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करवा देते थे, ठीक है। पर यहाँ पे तो कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो इसको यहाँ पे इसको स्टेबलाइज करने के लिए कौन ट्रांसफ़र होएगा, तो यहाँ पे हमें पता है एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन है। अब ये जो प्रोटॉन है ना, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। ये तीन क्या होते हैं, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इसलिए ये प्रोटॉन जो है अब ऐसे ट्रांसफ़र होता है, ये जो प्रोटॉन है ना, ये इस पॉजिटिव चार्ज को ऐसे ट्रांसफ़र करवाता है, ओके। तो यहाँ पर ये जो होता है, ये तीन इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। अब इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये पूरे के पूरे जो तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो किसके इक्विवेलेंट होते हैं, हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि दीज आर इक्विवेलेंट टू दिस। अब देखो बेंजीन के अंदर हम जनरली बेंजीन को ऐसे शो करते हैं, ऐसे शो कर देते हैं ना, जल्दी जल्दी में हम बेंजीन को ऐसे लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है ये जितने भी पाई बॉन्ड्स हैं ये आपस में क्या है, डीलोकलाइज होते रहते हैं, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी, ठीक है। दैट्स वाई हम सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने हाफ सर्कल ड्रॉ क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिसिटी, अब यहाँ पे तो कोई रेजोनेंस ही नहीं है, कॉन्जुगेशन स्टॉप हो रखा है, यहाँ पे तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन स्टॉप हो रखा है, तो आप पूरा सर्कल ड्रॉ थोड़ी कर सकते हो, बस नीचे नीचे वाले पोर्शन में कॉन्जुगेशन है, देयरफॉर हमने नीचे वाले में क्या है, हाफ सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आप डायरेक्ट ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। इज इट क्लियर? अगर मैं आपको ये स्टेप दोबारा से समझाती हूँ, क्योंकि ये सबसे मेन स्टेप होता है, ठीक है। ये बेंजीन एरोमेटिक होता है,
बेंजीन के Cl पॉजिटिव आया, इसके ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या है, लूजली बाउंड है, देयरफॉर इसने इसके ऊपर अटैक किया, क्या बना, ये बना, ठीक है। अब ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं हमें इसे, क्यों, क्योंकि इसका एक कार्बन जो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे आते आते एरोमेटिसिटी बेंजीन की ब्रेक हो चुकी है, ये एरोमेटिक नहीं है। क्यों एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन नहीं है, सिर्फ कॉन्जुगेशन नीचे वाले पार्ट में है, जिसे हम ऐसे स्मॉल सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये तीनों क्या है, आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बार बार रिप्रेजेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको बताया है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बन सकते हैं। आप ऐसे भी बना सकते हो सिंपल, वहाँ पे आप सिर्फ ये स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब होगा क्या, मेन मतलब मैं ऐसे कह सकती हूँ, इसकी स्टोरी हमने पूरी देख ली है, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि अब जो है यहाँ पे एक HCl और ये ऐसे ऐसे बॉन्ड है ना, तो ये जो होगा ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इसे स्टेबलाइज करने के लिए। अब क्या होगा, जो थर्ड स्टेप होता है, थर्ड स्टेप क्या होता है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। जो यहाँ पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है, क्या होगा, उसका रिमूवल होगा। तो रिमूवल करें, ठीक है। देखो ये क्या है, यहाँ पे ऐसे ऐसे पॉजिटिव चार्ज और क्या है Cl और यहाँ पे H है, जिसमें H यहाँ पे रिप्रेजेंट कर, ठीक है। अब ये थर्ड स्टेप चल रहा है, ये थर्ड स्टेप यहाँ लिख देती हूँ मैं, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास बच्चा क्या हुआ है, AlCl4 नेगेटिव बचा हुआ है, तो देयरफॉर AlCl4 नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा। अब कुछ नहीं बचा हमारे पास, ठीक है। और क्या करेगा, अब इसको क्या दिख रहा है, AlCl4 नेगेटिव को हाइड्रोजन दिख रहा है, तो देयरफॉर AlCl4 नेगेटिव डायरेक्ट किसके ऊपर अटैक करेगा, हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। और क्या बना लेगा, ये कैसे बना लेगा, अब ये तो यहाँ आ गया ना बॉन्ड, देयरफॉर ये क्लोरीन तो पूरा कंप्लीट हो गया, क्या बन जाएगा AlCl3 और साथ में HCl। क्लियर, समझ में आया आपको। देखो अब आप यूँ सोच रहे हो कि है ना, ये क्लोरीन भी तो बीच में अड़ रहा होगा इस रिएक्शन में, पर ऐसा नहीं हो रहा। अगर मैं ये वाला बॉन्ड रिप्रेजेंट करती तो यह हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाता है ना। अब मतलब मैं इसको ऐसे भी तो कर सकती हूँ, इसको मैं ऐसे भी तो शो कर सकती हूँ, अगर इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी तो शो किया जा सकता है, वो तो बात सेम ही है। अब ये इसके ऊपर अटैक कर लेगा, ठीक है, बात तो सेम ही है, बस वो मैंने बॉन्ड यहाँ वहाँ पे लगा दिया था, अब मैंने बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है AlCl4 नेगेटिव ने हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है, हाइड्रोजन ले लिया। तो अब क्या है, AlCl4 था और एक हाइड्रोजन है, तो एक Cl तो क्या किया, यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे क्या बना, सिर्फ 3 ही Cl बच गए, तो क्या हुआ AlCl3 HCl और क्लोरोबेंजीन, क्योंकि ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया तो देयरफॉर यहाँ पे बॉन्ड बन गया ना, देयरफॉर एरोमेटिसिटी वापस आ गई, कंज्यूम हो गया एरोमेटिसिटी, देयरफॉर दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन। अब आप देख रहे हो कि AlCl3 आपने रिएक्शन में ऐसे ही डाला था और एज इट इज़ आपको मिल गया, तो देयरफॉर रिएक्शन में कैसे एक्ट कर रहा था, ये कैटलिस्ट की फॉर्म में एक्ट कर रहा था। आई होप आपको ये पूरा मैकेनिज्म अच्छी तरीके से क्लियर है। ओके, जैसे अगर आपको कोई मैकेनिज्म क्लियर है, तो अब आपने क्लोरीनेशन का तो कर लिया, देखो इजी था, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको आ जाएगा, ठीक है। अब क्लोरीनेशन तो आपने समझ लिया, सेकंड क्या होता है, ब्रोमिनेशन होता है। तो अब आप मेरे को खुद ही बताओगे कि इसके वो क्या होंगे, ब्रोमिनेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वही एनहाइड्रस AlCl3 3102 320 केल्विन इन डार्क, ठीक है। थर्ड अगर आप रिएक्शन लिखोगे किसकी, फ्लोरिनेशन करवा के दिखाओ फिर मुझे, सेम एनहाइड्रस AlCl3 310 से 320 केल्विन, ठीक है। एंड फोर्थ आप रिएक्शन करवा के दिखाओगे मुझे आयोडीन की, वही सेम कंडीशन है। तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन बिल्कुल सेम रहेगा, मैकेनिज्म जो हमने किया वो बिल्कुल सेम रहेगा। कैसे बनता है, ब्रोमोबेंजीन बनता है, ब्रोमोबेंजीन बनेगा और क्या बन जाएगा, साथ में HBr रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बताना रिएक्शन होएगी, विग्रस रिएक्शन होएगी, कभी भी लैब में प्रैक्टिस नहीं की जा सकती, बहुत ज़्यादा विग्रस रिएक्शन होएगी, इसलिए आप ये वाली रिएक्शन तो छोड़ ही दो। जैसे आपने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है ना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हमने इसी सीरीज में बात की थी, पहले क्लोरीनेशन समझा था, फिर ब्रोमिनेशन समझा था, फिर फ्लोरिनेशन समझा था, लास्ट में आयोडीनेशन। अब आयोडीनेशन जिसको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अच्छे तरीके से आता है वो तो बता देगा कि क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल सेम वही स्टोरी है जो हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में पढ़ी थी, करें इसको भी। अच्छा, यहाँ पे आप प्रोडक्ट बनाओगे तो क्या बनाओगे, आयोडोबेंजीन बनाओगे और HI रिलीज करवाओगे, यही बनेगा ना प्रोडक्ट। अब आपको यहाँ दिख गया HI, जहाँ पर भी HI दिख जाए आपको क्या पता है, ये तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है।
स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बनने ही नहीं देगा, ये रिएक्शन ही नहीं होने देगा, प्रोडक्टिव मतलब जो रिएक्टेंट है ना एज इट इज़ वही बने रहेंगे, HI जब तक रहेगा। तो अब H हमें तो लेकिन प्रोडक्ट चाहिए, तो इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ, आप रिएक्शन करवाओ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि HNO3 ले लो, HiO3 ले लो, एक्सेट्रा, जितने भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ही इस रिएक्शन को करवा सकते हो। अदरवाइज क्या पता है, जो HI बनेगा ना वो इसको बनने ही नहीं देगा, डायरेक्टली यहीं पे ट्रांसफर कर देगा, रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। दैट्स वाई वहाँ पर भी हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में स्टडी किया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ही रिएक्शन करवाई थी। यहाँ पर भी अगर ये रिएक्शन होगी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ही होगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? कोई भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो। तो सपोज आपने HiO3 ले लिया, तो HiO3 क्या करेगा? आपने सपोज इसके साथ में HiO3 भी ऐड किया है, तभी ये रिएक्शन हो पाएगी। अगर आपने ऐसे सोचो ना HiO3 बिना ऐड किए, तो ये कुछ नहीं बनेगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं बनेगा ये, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे HiO3 आपको लिखना पड़ेगा, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखना पड़ेगा। अब आपने HiO3 ले लिया, तो HiO3 क्या करेगा? जैसे ये बनेगा ना, HI जैसे ही बनेगा, यहाँ पे स्टेबलाइज 5HI, जैसे ही HI बनेगा वैसे ही इसको आयोडीन और वाटर में कन्वर्ट कर देगा ये, ठीक है। तो आयोडीन और वाटर में कन्वर्ट कर देगा जैसे ही HI बनेगा। तो दैट्स वाई ये रिएक्शन तो विदाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। क्लियर? ओके, ये 3 है, रिएक्शन को बैलेंस किया, ठीक है। तो अगर आपने सपोज HiO3 यूज़ किया, तो जैसे ही HiO3 बनेगा वैसे ही HI को पकड़ेगा और इसको आयोडीन और वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तो अब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ये प्रोडक्ट बन जाएगा आयोडोबेंजीन, एंड यहाँ पे क्या है आयोडोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। ये क्या है? हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन है। चलो ठीक है, अब हमने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके बारे में डिस्कस किया। अब हम सल्फोनेशन करवाते हैं। सेकेंड रिएक्शन क्या है? सल्फोनेशन। बेंजीन लिया, उसके अंदर आपने ऐड किया है कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या करवा रहे हो? सल्फोनेशन करवा रहे हो ना। सल्फोनेशन का मतलब होता है सल्फोनिक ग्रुप का ऐड होना, सल्फोनिक एसिड का बनना। बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनते हैं? ये प्रोडक्ट बनता है SO3H। अब ये क्या है? अब मैंने आपको इसकी नेमिंग ऑलरेडी बताई हुई है, हमने नॉमेनक्लेचर में स्टडी किया हुआ है। ये क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं इसे। और साथ में क्या रिलीज होगा? साथ में रिलीज होगा वाटर। इज इट क्लियर? ओके, अब इसका मैकेनिज्म स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसके सल्फोनेशन के अंदर सल्फोनेशन रिएक्शन है ना, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन का मतलब एडिशन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप, ठीक है। सल्फोनेशन रिएक्शन है, तो ये कभी भी ना ऐसे नहीं होगी, सिंपल एरो नहीं आएगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना, उसमें से सल्फोनेशन एक जो है रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो आप पूरे टाइम सल्फोनेशन करते टाइम आप रिवर्सिबल का एरो यूज़ करोगे, ठीक है। अब जब बेंजीन को आप हीट करते हो, यहाँ पे हीट का सिंबल भी आएगा, जब बेंजीन को आप हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है और वाटर बनता है। मैकेनिज्म स्टडी करें। चलो, सबसे पहले क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना होता है। अब आप सोचोगे कि बार बार इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना ज़रूरी है क्या पता किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल ऑलरेडी हो। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, किसी भी रिएक्शन में कोई ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोफाइल बार बार जनरेट करवाना पड़े। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें आपको इलेक्ट्रोफाइल दिख जाएगा, पर आपको दिख रहा है H2SO4 भी कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, बेंजीन भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, वो तो प्रोडक्ट है, वो तो बाद में ही बनेंगे, तो इन दोनों में से तो इलेक्ट्रोफाइल है नहीं। देयरफॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट ही करवाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आप क्या लोगे? 2 मॉलिक्यूल्स लोगे H2SO4 के। अब ये वाला एरो यूज होगा, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स लोगे H2SO4 के। जैसे ही आप 2 मॉलिक्यूल्स लेते हो तो उनके बीच में बन जाएगा एसिड बेस इक्विलिब्रियम, एसिड बेस इक्विलिब्रियम बन जाएगा। कैसे? जैसे आपने सपोज यहाँ पे H2SO4 लिया, यहाँ पे H2SO4 लिया, जब आपस में इन दोनों को आप वो करवाओगे ऐड, तो क्या होगा? एक एसिड की तरह बिहेव करेगा और एक बेस की तरह बिहेव करेगा, और क्या एग्जिस्ट हो जाएगा? इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाएगा। दैट्स वाई हम यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन लगाते हैं, ठीक है। ओके, H2SO4 जब आप लोगे, 2 मॉलिक्यूल्स आपने लिया H2SO4 के, तो क्या रिलीज होता है? H3O पॉजिटिव रिलीज होता है, HSO4 नेगेटिव रिलीज होता है, और क्या रिलीज होगा आपके पास? SO3 रिलीज होता है। ये 3 प्रोडक्ट्स आते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि
जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल आपने करवा लिया, ये आपने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवा लिया। इन तीनों में से इलेक्ट्रोफाइल है कौन सा, तो आप क्या बोलोगे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, आप बताना एक बार। बिल्कुल इलेक्ट्रोफाइल नहीं है ये। क्यों नहीं है ये इलेक्ट्रोफाइल? हमने इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के जब हमने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था ना कि H3O पॉजिटिव और NH4 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं होते हैं। हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, मुझे याद है हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था H3O पॉजिटिव से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको बताया था वीडियो के एंड में कि H3O पॉजिटिव और NH4 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। हर ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोफाइल हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हर एक ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो इलेक्ट्रोफाइल होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। H3O पॉजिटिव इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। अब उसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है, वो तो इलेक्ट्रोफाइल वैसे ही एक्ट नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है? SO3 है, दिस इज़ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब ये एक्सप्लेन करूँ मैं आपको SO3, वैसे तो मैंने आपको एग्जांपल लिखवाया हुआ है SO3 इलेक्ट्रोफाइल होता है, पर स्टिल मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो ये क्या होता है? SO3 होता है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये शेड पेड़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो कैसा बनता है? कुछ ऐसा बनता है। बेंजीन कहाँ बना रही हूँ मैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अगेन ये यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन भी तो अट्रैक्ट कर सकता है, तो ऐसे अट्रैक्ट कर लेगा। फिर कैसे बन सकता है ये S, अब यहाँ हटाओ, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड हो, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब और क्या हो सकता है? ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाए और ये वाला जो है बॉन्ड यहाँ चला जाए, तो अगेन क्या बनेगा? S O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। तो इस तरीके से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। तो क्या है? ये S के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है? एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया ना S पॉजिटिव, देयरफॉर कैसे SO3 इज एन इलेक्ट्रोफाइल। कैसे एक्ट कर सकता है ये? एक्ट क्या करेगा? होता ही SO3 इलेक्ट्रोफाइल। तो क्लियर? ओके, तो अब आपको पता चल गया इन तीनों में से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। ठीक है, तो आपने इलेक्ट्रोफाइल तो बना लिया है। अब आप सेकंड स्टेप में क्या करोगे? क्या होता है सेकंड स्टेप? अब आपके पास देखो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे लिखी थी ना मैंने, अब वो तीन चीज़ें हम लिखते हैं सो दैट हमें याद हो। एक्चुअली ये बोर्ड ना छोटा है, दैट्स वाई मैं पूरा मेरा ऐसा मतलब मैं ऐसे इमेजिन करती हूँ कि मैं पूरा मैकेनिज्म ना एक ही उस पर मतलब ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको, मैं एक ही उस पर करा दूँ, पर स्टिल हम ऐसे अभी नहीं कर सकते। दैट्स वाई हमारे पास हुआ था H3O पॉजिटिव, SO3 एंड क्या रिलीज़ हुआ था साथ में? HSO4 नेगेटिव। अब हमारे पास प्रोडक्ट में जब आपने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाया तो आपके पास ये तीन चीज़ें हैं, तो अब हम इन तीन चीज़ों को यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके। सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप होता है आपके पास बेंजीन होता है और बेंजीन के लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी शांति से नहीं बैठते हैं। जैसे ही वो इलेक्ट्रोफाइल को देखते हैं वो बिल्कुल अटैक करते हैं इसके ऊपर। अब ये एरो नहीं आएगा, ध्यान में रखना है, ये एरो आएगा। ठीक है, ओके। तो जैसे ये अब SO3 है, SO3 मैं ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, जैसे ही इसको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा ये तो आराम से बैठेगा ही नहीं है, तो इसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करेगा और बनेगा क्या? देखो वहाँ स्पेस नहीं है, दैट्स वाई मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, बनेगा क्या? ऐसे बनेगा। ये क्या हो जाएगा? ऐसे यहाँ पर SO3 नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ चुका है? पॉजिटिव साइन आ चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रैवल कर चुका है। ओके, अब आपको पता है बार बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है? मैं नहीं बनाऊंगी बार बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको पता है ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या करेगा? यहाँ पे इसको स्टेबलाइज करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, और वैसे कैसा हो सकता है ये? इसका अगर मैं हाइब्रिड बना के दिखा सकती हूँ आपको, ऐसे हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? SO3 नेगेटिव है। ये क्या बन जाता है? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाता है। ओके, ठीक है, तो ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाता है। अब मैं आपको एक स्टेप बताना भूल गई हूँ। जो सेकेंड स्टेप होता है ना, जो सेकेंड स्टेप हम करते हैं दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। जो हम सेकेंड स्टेप करते हैं वो ना स्लो स्टेप होता है। क्या होता है? ये स्लो स्टेप होता है। दिस इज स्लो स्टेप। तो मैंने आपको हेलोजिनेशन में नहीं बताया था, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, पर ये क्या है? स्लो स्टेप होता है। तो देयरफॉर ये सेकेंड स्टेप है, ये स्लो स्टेप है। जहाँ पर भी ये जो सेकेंड स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है। क्यों होता है स्लो स्टेप? क्योंकि एरोमेटिसिटी ना यहाँ पे ब्रेक हो जाती है, आते आते प्रोडक्ट बनते बनते यहाँ पे एरोमेटिक रहता ही नहीं बेंजीन, देयरफॉर स्लो स्टेप होता है। और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। 1 मिनट में पानी पी लेती हूँ, ठीक है, इतने आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब आप सोचोगे ये स्लो स्टेप है तो ये रेट डिटरमाइन कैसे कर रहे हैं रिएक्शन का। तो एक्चुअली ना मैंने काइनेटिक्स की वीडियो अपलोड नहीं करी है, ठीक है। पहले मैंने ऑर्गेनिक ही पढ़ाना स्टार्ट किया एक्चुअली। तो जैसे मैं इसको ऐसे समझती हूँ, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी गिवन है कि ना जैसे कोई टीम होती है तो टीम के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब स्लो प्लेयर भी होते हैं। हर एक टीम के अंदर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सारे होते हैं। फिर वो कुछ फास्ट प्लेयर्स होते हैं, कुछ स्लो प्लेयर्स होते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो टीम की विनिंग कैपेसिटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, फास्ट प्लेयर के ऊपर या स्लो प्लेयर के ऊपर। स्लो जो टीम के जीतने के चांसेस होते हैं ना वो कौन डिसाइड करता है, स्लो प्लेयर डिसाइड करता है। अगर देखो फास्ट है वो तो फास्ट चल ही रहे हैं, वो तो अपना फास्ट खेल ही रहे हैं, पर अगर स्लो वाला फास्ट खेलने लग जाए तो वो टीम जो है बिल्कुल विनर बनेगी, ठीक है। तो हमेशा जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है रिएक्शन का वो कौन होता है, स्लो स्टेप। अगर स्लो स्टेप फास्ट हो जाए तो वो आई एम सॉरी, अगर वो जो स्लो स्टेप फास्ट हो जाता है फिर वो क्या कहते हैं, तो वो रिएक्शन जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो कभी भी आप देखो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमेशा स्लो स्टेप होता है। इन द सेम वे जैसे सपोज कोई क्रिकेट टीम होती है, उसके अंदर जो प्लेयर होता है जो स्लो खेलता है ना, उसके ऊपर टीम के जीतने के चांसेस डिपेंड करते हैं। इज इट क्लियर? थर्ड स्टेप क्या था, बैक टू द टॉपिक। थर्ड स्टेप, अब आपने क्या यूज़ कर लिया, आपने SO3 यूज़ कर लिया है, इलेक्ट्रोफाइलिक अटैक करवा दिया। उसके बाद क्या होता है, रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव। स्ट्रक्चर क्या था, ऐसा स्ट्रक्चर था ना, SO3H। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइन था। मैंने सही तो बना रही हूँ, ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, ओके। अब क्या आएगा, इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, HSO4 नेगेटिव करेगा। तो HSO4 नेगेटिव ये भी यूज़ हो गया। क्या इसको दिख रहा है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन दिख रहा है, और कैसे है, ये प्रोटॉन यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा, दिस विल बी फॉर्म, ये इक्विलिब्रियम, मैं बार बार लगाना भूल जाती हूँ, ठीक है। तो ये कैसे बन जाएगा, ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, SO3 नेगेटिव और H2SO4। HSO4 है ना, एक H है, यहाँ पे एक H और ऐड हो जाएगा तो H2SO4 बन जाएगा। तो दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। क्या बन गया, अब देखो लास्ट स्टेप कैसे है, ये हमें तो SO3, आपने प्रोडक्ट में अगर रिएक्शन लिखी थी तो यहाँ पे SO3H था, पर यहाँ पे क्या है, SO3 नेगेटिव है। तो देयरफॉर ये भी तो बच रहा है H3O पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, इसके साथ H3O पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। अगेन ये वाला एरो यूज़ नहीं होगा, कौन सा एरो यूज़ होगा, ये वाला एरो, ठीक है। H3O पॉजिटिव आप ऐड करोगे और क्या बनेगा, साथ में आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस में वाटर, ठीक है। तो ये होगा आपके रिएक्शन का प्रोडक्ट, ओके। अब देखो दोबारा समझाऊँ मैं, ये वाला अभी हमने सेकंड स्टेप में देखा था ना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट में ये बना था। जैसे ही आपने H यहाँ पे निकाला तो HSO4 था, HSO4 नेगेटिव हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, रिमूवल हो जाएगा हाइड्रोजन का, और क्या बन जाएगा, H के पास HSO4 नेगेटिव के पास H आ गया, H2SO4 बन गया। ये क्या, SO3 नेगेटिव का SO3 नेगेटिव ही रहा, ठीक है। अब वहाँ पे H3O पॉजिटिव आपके पास बच रहा था, H3O पॉजिटिव ने इसके साथ रिएक्ट करवाया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना, और क्या बन गया, वाटर बन गया। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन। अब एक बात बताऊँ मैं आपको, ये जो आपने रिएक्शन करवाई है ना, कैसे रिएक्शन लिखती हूँ मैं वापस से। अब यहाँ तक आपकी रिएक्शन तो कंप्लीट हो गई है, सल्फोनेशन वाली जो रिएक्शन थी ना वो आपने कंप्लीट कर लिया, पर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो आप ये स्टेप लिखवाते हो ना, ड्यू टू द रिवर्सिबल रिएक्शन, ये कैसे होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है, ठीक है। हीट के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम अगर आप हीट दे रहे हो तो ये जो रिएक्शन होती है ये डायरेक्ट बेंजीन और H2SO4 भी रिलीज करवा सकती है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डीसल्फोनेशन रिएक्शन कहते हैं, डीसल्फोनेशन। इसके डीसल्फोनेशन क्यों कह रहे हैं, डी का मतलब होता है DE, डी का मतलब होता है रिमूवल, रिमूवल ऑफ, किसका रिमूवल, सल्फोनिक ग्रुप का रिमूवल, सल्फोनिक ग्रुप का रिमूवल होता है। यहाँ से यहाँ पे सल्फोनिक ग्रुप था, यहाँ पे सल्फोनिक ग्रुप नहीं रहा, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन होने की वजह से अगर आप इस रिएक्शन को हीट दे देते हो, ठीक है, और आप थोड़ा सा लो प्रेशर मेंटेन कर लेते हो, तो ये क्या दे देती है, यहाँ से सल्फोनिक ग्रुप रिमूव भी हो जाता है, और क्या बन जाता है, बेंजीन एंड H2SO4। क्लियर?
ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, डीसल्फोनेशन कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब हम नाइट्रेशन का केस डिस्कस करेंगे और मैं ट्राई करूंगी कि एक ही उस पर हम इसको डिस्कस कर लें। देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड रिएक्शन, दैट इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किसका नाइट्रेशन? बेंजीन का नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, बेंजीन। नाइट्रेशन कैसे होता है? नाइट्रेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। इस पूरे को हम कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इसको हम कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ठीक है, इसको हम कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब होता क्या है, यहाँ पे भी ये कंसंट्रेटेड ही है, HNO3 क्या है, ये कंसंट्रेटेड ही है। अब होता क्या है, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा और साथ में क्या रिलीज होगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा और साथ में क्या रिलीज होगा, क्लियर? तो दिस इज द रिएक्शन। अब इस तरीके से आपके पास रिएक्शन होती है। अब इसका मैकेनिज्म स्टडी करते हैं कि कैसे ये मैकेनिज्म होगा। रिएक्शन तो ये है, इसका मैकेनिज्म भी तो स्टडी करना है। तो आई होप आपने नोट कर ली, ठीक है, ओके। अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसका मैकेनिज्म। देखो, सबसे पहला काम होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करवाना। क्या है आपके पास? आपके पास सिर्फ दो चीजें हैं। एक तो है कंसंट्रेटेड HNO3 है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं डायरेक्ट, HNO3 है कंसंट्रेटेड, और एक है आपके पास H2SO4, वो भी कैसा है, कंसंट्रेटेड है। इससे ही आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना है। तो कैसे जनरेट होगा? देखो, यहाँ पर क्या होता है, इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम सेट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है ना, ये बेस की तरह एक्ट करता है और ये एक्ट करता है एसिड की तरह। तो देयरफॉर यहाँ पर एसिड बेस इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। ये एसिड की तरह क्यों एक्ट कर रहा है? क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन नाइट्रिक एसिड। HNO3 से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होता है? H2SO4। दैट्स वाई यहाँ पे एसिड की तरह एक्ट करता है। और होता क्या है, देखो, HNO3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, NO2, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ मैं, H एक ही है, देयरफॉर यहाँ पे क्या, OH। ये क्या है, दिस इज HNO3, ये HNO3 है। H2SO4 को क्या लिख सकती हूँ मैं, HSO4। अब होगा क्या, HNO3 बेस की तरह एक्ट कर रहा है। बेस की तरह एक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसको तो प्रोटोन चाहिए, तो प्रोटोन निकालेगा। तो देयरफॉर किसके ऊपर अटैक करेगा? डायरेक्ट इस प्रोटोन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, और ये प्रोटोन है तो ये ऐसे प्रोटोन के ऊपर डायरेक्ट अटैक करेगा और बनेगा क्या, HSO4 नेगेटिव। HSO4 नेगेटिव, देखो ये प्रोटोन का मतलब ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसी के पास है, दैट्स वाई इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। प्रोटोन का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब है ये यहाँ के जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ना, वो लेकर के नहीं गया, अपने इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ गया। देयरफॉर HSO4 के ऊपर क्या चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया। और प्लस में क्या आया, HSO4, ये तो हो गया, और प्लस में क्या है, इसने इसको अटैक करवा दिया, देयरफॉर ये क्या बन गया, H पॉजिटिव, ऐसे H पॉजिटिव बन गया। तो प्लस में ये आएगा क्या, HOHN डबल बॉन्ड O, और प्लस में क्या रिलीज होगा, वो रिलीज होगा। ठीक है, चलो अब इन दोनों में से इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन एक्ट करेगा? अब आप मेरे को ये बताओ, इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन एक्ट करेगा? अभी तो दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर सकता, ना HSO4 नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल है और ना ही ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो अभी तो इलेक्ट्रोफाइल सेटअप करना पड़ेगा दोबारा, इसके अंदर दोबारा इक्विलिब्रियम होगा और क्या रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा। ठीक है, ये जो H2O है ना, H2O, ये रिलीज होगा। कैसे बनेगा, फिर बन जाएगा ये NO2 पॉजिटिव एंड वाटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, अब आपके पास NO2 पॉजिटिव, जिसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोनियम आयन कहते हैं। अब ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, दिखाया था ना मैंने आपको, वैसे भी NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो देयरफॉर अब ये आपने जनरेशन करवा दिया है किसका, इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक है, क्या था आपके पास, HNO3 था, बेस की तरह एक्ट करेगा, एसिड की तरह एक्ट करेगा H2SO4। एसिड की तरह क्यों एक्ट करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड बेस इक्विलिब्रियम सेटअप होएगा। बेस है, बेस का क्या आई एम सॉरी बेस क्या काम करता है, बेस काम करता है H पॉजिटिव को निकालने का। H पॉजिटिव इसमें से लेगा, इससे H पॉजिटिव लिया तो इसके पास क्या बन गया, HSO4। इसके पास H लिया तो H2NO3 बनना चाहिए, H 2 है, N 1 है, 3 2 है वो। ठीक है, तो ये ऐसे बन जाता है।
अच्छा, पर इन दोनों में से इलेक्ट्रोफाइल तो हमें अभी भी नहीं मिला है, देयरफॉर और भी इक्विलिब्रियम सेट होगा और क्या रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा। अब यहाँ पे आपको NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल मिल गया है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ओके, चलो सेकेंड स्टेप क्या होता है, व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? सेकेंड स्टेप होता है बेंजीन। अब बेंजीन तब से वेट कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो, उसके बाद मैं उसके ऊपर अटैक करूं। तो अब यहाँ पे इसको बेंजीन को इलेक्ट्रोफाइल दिख गया है। अब ये क्या करेगा, अपने रिंग्स कह रही हूँ सॉरी, पाई बॉन्ड से यहाँ पर अटैक करेगा ना, और बनेगा क्या यहाँ पे, इक्विलिब्रियम नहीं होगा। अब सॉरी, इक्विलिब्रियम नहीं होगा, डायरेक्ट एरो वाली रिएक्शन होगी, ठीक है, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम हो गया। सल्फोनेशन में ही आता है पूरे स्टेप में इक्विलिब्रियम, इसके अंदर तो वो इक्विलिब्रियम जब तक NO2 पॉजिटिव जनरेट करवाना था तब तक इक्विलिब्रियम था, अब कोई इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन नहीं होगी। और क्या बनेगा यहाँ पे, ठीक है, आपको पता ही है, दोबारा एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। NO2H, यहाँ लिखती हूँ H, ऐसे बन जाएगा ना, ठीक है। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, इसका हाइब्रिड भी बना सकते हो आप, कुछ भी नहीं है, ऐसे इसका हाइब्रिड बन सकता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम देख चुके ना, क्लोरीनेशन में हमने देख चुके और यहाँ पे क्या आएगा NO2 पॉजिटिव। क्लोरीनेशन के अंदर हम देख चुके हैं कि हाइब्रिड कैसे बनता है, मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगी बिकॉज 3 स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बना के दिखाए थे, ठीक है। तो ये बन गया है। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है इसके अंदर से H पॉजिटिव का रिमूवल। तो क्या होगा ये, यहाँ पे क्या है NO2 पॉजिटिव, यहाँ पे H है जो कि ऐसे जाएगा, और इसको कौन किसके साथ रिएक्शन करवाएगा, HSO4 नेगेटिव। HSO4 नेगेटिव को प्रोटॉन दिख रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, डायरेक्टली NO2 बन जाएगा। और क्या रिलीज होगा, HSO4 नेगेटिव और H ले लिया उसने, क्या रिलीज होगा, H2SO4। इज इट क्लियर? NO2 तो था ही यहाँ पे, इसकी तो ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये वाला बॉन्ड था जो यहाँ पे आ गया, देयरफॉर ये तो क्या हो गया, इसका तो रिंग कंप्लीट हो गया। अब HSO4 नेगेटिव था, HSO4 नेगेटिव में एक H इसने ले लिया तो H 2 हो गए, तो क्या बन गया, H2SO4 हो गया, और यहाँ पे आपकी पूरी रिएक्शन कंप्लीट होगी, ठीक है। आई होप आपको सारा अच्छे से समझ में आया है। समझ में आया अगर आपको सारा अच्छे से। अब देखो मैं ना आपको गारंटी देती हूँ, आप सिर्फ 3 बार रिएक्शन मैकेनिज्म की प्रैक्टिस करना, और बताऊँ क्या, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ, अगर आपको क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म भी आ जाता है ना, तो आपको नाइट्रेशन और सल्फोनेशन में मतलब बिल्कुल इजीएस्ट आप वे में कर सकते हो, ठीक है। तो आप सिर्फ 3 बार प्रैक्टिस करना रिएक्शन मैकेनिज्म को लिखने की, आपको लर्न हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। 3 स्टेप्स हैं, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करवाना, उसके बाद कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट को बनाना, उसके बाद उसमें से H पॉजिटिव रिमूव कर देना, ठीक है। आप 3 बार बस लिख के देख लेना, आपको आ जाएगा। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। ओके, तो अब हमें दोनों क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये आपका आया हुआ है AIPMT, मैं 1 मिनट रुको चेक करती हूँ, 2009 के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं, देखो, इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का मतलब बेंजीन की आपने नाइट्रेशन करवाया है, मतलब कि H कंसनट्रेटेड HNO3 के अंदर, और यहाँ पे आपने कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला है, जो थर्ड रिएक्शन हमने डिस्कस किया अभी। इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन HNO3, ये जो HNO3 है वो कैसे एक्ट कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, या बेस की तरह एक्ट कर रहा है। तो हमने क्या स्टडी किया है कि एसिड की तरह तो कंसनट्रेटेड H2SO4 एक्ट करता है। यहाँ पे क्या सेट होता है, एसिड बेस इक्विलिब्रियम सेट होता है, जिसके अंदर HNO3 क्या एक्ट करता है, बेस की तरह एक्ट करता है। क्यों, H पॉजिटिव ले लेते हैं ना, हमने अभी डिस्कस किया है, एसिड बेस इक्विलिब्रियम इन दोनों के बीच में सेट होता है, और क्या होता है, ये बेस की तरह एक्ट करता है, वो एसिड की तरह एक्ट करता है। वो एसिड की तरह क्यों एक्ट करता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है ना HNO3 से, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो कैसे एक्ट करेगा, HNO3 एक्ट करेगा एज अ बेस, क्लियर, ओके। एक्टिव स्पीशीज इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के अंदर एक्टिव स्पीशीज कौन सी है, NO2 पॉजिटिव है, HNO3 है, NO3 नेगेटिव है, या NO2 नेगेटिव है। अब आप देख रहे हो ना, आपने पूरे प्रोसेस के अंदर NO3 नेगेटिव कहीं नहीं देखा, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया, है ना। NO2 नेगेटिव आपने नाइट्रेशन के पूरे प्रोसेस में देखा था, NO2 नेगेटिव भी नहीं देखा था, आपने देखा था तो यही दोनों चीज़ देखी थी। और अब आपको पता है कि HNO3 ने तो रिएक्शन के अंदर कुछ काम नहीं किया है, उसने सिर्फ और सिर्फ NO2 पॉजिटिव दिया है, और सारा काम किया किसने, NO2 पॉजिटिव नहीं किया, ठीक है।
NO2 पॉजिटिव ही बेंजीन के ऊपर लास्ट में जाकर के अटैच हुआ था और क्या बना था, नाइट्रो बेंजीन बना था, है ना। तो आउट ऑफ दीज 2 ऑप्शन आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो कि पूरा काम, पूरा खेल तो सिर्फ NO2 पॉजिटिव नहीं किया है। पहला, जब तक इलेक्ट्रोफाइल ही जनरेट ना होता तो सेकंड स्टेप ना होता, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट ना बनता, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नहीं बनता तो नाइट्रोबेंजीन नहीं बनता, थर्ड स्टेप नहीं होता। तो हैंडलिंग किसके हाथ में थी, NO2 पॉजिटिव के हाथ में थी। देयरफॉर यही क्या है आपका एक्टिव स्पीशीज है इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। आई होप you understand each and everything in this video and I just hope ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और डिस्कस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है।